मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजीव तुली जी, जो सुरुचि प्रकाशन के कर्ता धर्ता हैं। और देखिए, समाज में रुचि दो प्रकार की होती है, सुरुचि और कुरुचि। तो सुरुचि की तरफ ले जाने का जो कार्य कर रहे हैं, और जब सुरुचि होती है तो सुमति होती है। और रामचरितमानस में लिखा है, सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम यह कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो समस्त कुमतियों को दूर करके राष्ट्र को सुमति की तरफ ले जाने के लिए प्रयत्नशील आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय हितेश शंकर जी, जिन्होंने बहुत अच्छा और आपको तथ्यपरक विश्लेषण दिया, जो पांचजन्य का उद्घोष करने में भूमिका निभा रहे हैं। अदिति पासवान जी, अब आप समझिए, अदिति हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो देवताओं की माता का नाम अदिति है, आदित्य वहाँ से शुरू होते हैं, यानी सूर्य की प्रखरता जहाँ से प्रारंभ हो। और वैसे सूर्य की प्रखरता 12 बजे दिन में होती है, जिस दिन के मुहूर्त को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। तो देखिए, अभिजीत जोग जी जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, कितना सुंदर संयोग है कि पांचजन्य के संपादक भी हैं और अदिति जी भी हैं, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार उत्सव मूर्ति अभिजीत जी का योगा योग से बहुत सुंदर संयोग बना रहा है बलदेव जी। और हमारे सुनील देवधर जी, जिन्होंने त्रिपुरा में वामपंथ का त्रिपुरांत करने में सफलता हासिल की। मगर उसके बाद भी, त्रिपुरा के बाद भी 3 पुर बच गए इनके। कौन कौन से? देखिए, चाइना से नाम का कम्युनिस्ट है, एक नॉर्थ कोरिया, एक क्यूबा और एक लुटियंस जोन का मीडिया। त्रिपुरा के बाद 3 पुर बचे हुए हैं। उस सब के लिए हमें सजग रहने की जरूरत है। आदरणीय श्याम जाजू जी, आदरणीय मुकुल कानिटकर जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, देखिए, आज का यह विषय का संयोग, परिप्रेक्ष्य और स्थान भी कितना सुंदर है। महाराष्ट्र सदन में, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का उद्घोष और अभियान शुरू किया था, चर्चा हम लाल पे कर रहे हैं, और स्थान वो है जहाँ से भगवा लहराया था। और आप भी समझ लीजिए, लाल तो सिर्फ अंगारा होता है, भगवा ज्वाला होता है। तो वो भगवा लाल से आगे का समय होता है। और वैसे एक और बात आप समझिए, जब आज हम वामपंथी टर्माइट की बात करते हैं, तो आज इस देश में जो चुनौती है, निश्चित रूप से जो भारत के सामने चुनौती है, वो एम फैक्टर की है। वो है मैकॉले थॉट, माओ का थॉट और मार्क्स का थॉट। ऐसे कोई और एम भी जो आप सोच रहे होंगे, आपकी बुद्धि पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मगर ये सदा सर्वदा से संयोग रहा है कि जिस नाम राशि से बुराई उठती है, उसी नाम राशि से समाधान भी उठता है। रावण के लिए रा से राम, तो कृष्ण के लिए कृष्ण से कंस, टा से कंस के लिए कृष्ण। और आज इस एम फैक्टर के लिए भी एम ही फैक्टर इसका जवाब देगा, दैट इज मोदी फैक्टर। और आप देखिए, आज हम वामपंथ पे चर्चा कर रहे हैं, और मोदी जी ने क्या कमाल किया है कि लाल रंग से वामपंथियों को बहुत प्रेम है, लाल सलाम करते हैं। उन्होंने लाल रंग का मायने ही बदल दिया ऑपरेशन सिंदूर से। और लाल रंग का हमारे यहाँ भी महत्व है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य दिखा और लाल रंग का जो परिप्रेक्ष्य दिखा, उसे मैं इस रूप में कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ कौन से देवता हैं जो संपूर्ण लाल हैं? हनुमान जी। तो उन्होंने क्या दिखाया? लाल देह लालील से, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। अब मगर जो गंभीर बात आप समझिए कि ये जो टर्माइट की बात की गई, टर्माइट क्या होता है? दिखने में तो लगता है कि ये
लकड़ी बहुत अच्छी है, अंदर से वो खोखली हो रही होती है। मगर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक छलावरण से होती है। वो छलावरण डेफिनीशन से ही शुरू हो जाता है। आप सबने वर्ड सुना होगा लेफ्ट लिबरल। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। यहां तक कि लोकतंत्र प्रक्रिया के द्वारा भी जो लोग सत्ता में आ जाते हैं, केरल, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, 3 राज्यों में कम्युनिस्टों को सत्ता का मौका मिला। राजनीतिक हत्याएं इन्हीं राज्यों में हुई, राजनीतिक मतभेद हुए, आतंकवाद में हत्याएं दूसरे राज्यों में हुई, पर राजनीतिक विरोध को नृशंस हत्याओं में बदलने का काम अगर हुआ तो इसी विचारधारा के अंदर में हुआ। और आप ये समझिए, जब आप कहते हैं लेफ्ट लिबरल, तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है। और सोचिए कैसा एक डेफिनेशन क्रिएट की जाती है। फिर कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक ये है, और दूसरा कौन आता है? लेफ्ट लिबरल, सेकुलरिस्ट और रैशनलिस्ट, यानी उसमें हार्ड लाइनर कट्टरपंथी मुस्लिम आ जाते हैं। आप मजेदार बात बताइए, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक भारत में दोनों उठ के खड़े होते हैं। और मजेदार बात देखिए, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए कट्टरपंथी जहां पर सर तन से जुदा ना कर दिया गया हो जो कहे भगवान को नहीं मानता हो। मगर मजे की बात यह है कि मस्जिदों को तोप से उड़ाने वाले और सर तन से जुदा करने की बात करने वाले लोग बाहर से बैठकर भारत में कहते हैं कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। इस षड्यंत्र और छलावरण को समझने की जरूरत है। और अभिजीत जी ने इस पुस्तक में बहुत गहराई से और तथ्यों के साथ इस विषय को प्रतिपादित किया है। और इसलिए मैं टर्माइट से आगे बढ़कर एक दूसरा विषय रखना चाहता हूं। मेरे विचार से यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए। ये जानते हैं किस तरह है? ये ड्रग्स की तरह है। टर्माइट में तो फिर भी आपको दिखेगा, जब आप उसको देखेंगे अंदर का विद्रूप चेहरा दिख जाएगा। जैसा बताया हितेश जी ने भी कि वो कैसा डिजीजा अंदर से दिखता है, पर यहाँ तो ऐसा लगता है कि हमारी 3 पीढ़ियों तक आते आते पीढ़ियों को ड्रग एडिक्ट कर दिया गया है। उन्हें मार्क्सिज्म, वोकिज्म अच्छा लगने लगता है। जैसे जो ड्रग एडिक्ट है उसको लगता है जो मैं ड्रग ले रहा हूँ इसी में मेरा कल्याण है, और वो उसी की दुनिया में घूमता रहता है। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ, यदि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अमृत काल है, और इस अमृत काल के 5 संकल्प उन्होंने कहे। नंबर 1, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पर गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए हमें प्रयास करना है, कर्तव्य करना है, और वो कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो आप ये समझिए कि आज की डेट में ये लड़ाई, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक मायने में आज़ादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के समय हम फिजिकली गुलाम थे। जैसे कोई व्यक्ति जेल में हो और उसे पता है कि मैं जेल में हूं और मुझे येन केन प्रकारेण इस कारागार से मुक्ति पानी है, और बाहर आने के बाद मुझे इसके अंदर नहीं आना है। मगर आज ये लड़ाई उस विचारधारा से है जैसे कोई ड्रग एडिक्ट हो, वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता, बल्कि उसे वो ड्रग न मिले तो छटपटाने लगता है। तो इस वामपंथी विचारधारा ने भारत की पीढ़ियों को, भारत के इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट को एक ऐसी ड्रग दे दी है जिसमें उनको बुराई में अच्छाई नजर आने लगती है। और इसका भी समाधान समझिए, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बताया गया है। रामायण में जब रावण आया था माता सीता का हरण करने, तो क्या अपने वास्तविक वेश में आया था? आसुरी वेश में नहीं आया था, उस साधु का छलावरण करके आया था। तो उसी प्रकार आज के इस लेफ्ट लिबरल, ओपन माइंडेड, ओपन सोसाइटी के छलावरण के बीच में जो छुपा हुआ यथार्थ है उसे समझने की जरूरत है, और इस पुस्तक ने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए। आज़ादी के बाद जिस ढंग का इतिहास हमें बताया गया, जो मैं बात पहले भी कह चुका हूं, उसको यहाँ रिपीट करता हूं कि आज़ादी किसने दिलवाई? एक ही पार्टी ने, एक ही परिवार ने दिलवाई, एक ही विचारधारा ने दिलवाई। जबकि मज़े की बात यह है कि वो एक ऐसी पार्टी है
जिसका राष्ट्रीय स्तर अध्यक्ष स्तर का एक भी नेता बताइए जो अंग्रेजों के ज़माने में गोली से मारा गया हो। एक टॉप स्तर का नेता बताइए जिसे फांसी हुई हो। एक टॉप लेवल का नेता बताइए जिसे काला पानी हुआ हो। एक टॉप लेवल का नेता बताइए अदर देन लाला लाजपत राय जिसको लाठी चार्ज में भी गंभीर रूप से घायल हुआ। तो मज़े की बात सोचिए, जो लाठी नहीं खाए, जो गोली नहीं खाए, जो काला पानी नहीं गए, जिन्होंने कभी फांसी नहीं चढ़े और जेलों में जलवाए जलाल से रहे, फोर्ट में रहे, अहमदनगर फोर्ट, जिनके पास जेल में भी रसोइया रहता था, जेल में किताब लिखने के लिए असिस्टेंट रहता था, उन्होंने आज, और जिनके अत्यंत मधुर संबंध थे वायसराय के साथ, उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। ये तो वही बात हो गई कि नौरंगिए सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफ़र न थे। आप सोचिए, ये एक हमारे दिमाग में किस ढंग से चीज़ों को बैठाने का प्रयास किया जाता है, इसे समझने की ज़रूरत है। इस पुस्तक को देखिए, मैं ये बात कहूँ कि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है विस्तार से, तो फिर कहा जाएगा इसीलिए पॉलिटिक्स में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी मानी जाती है, नेताओं की विश्वसनीयता नहीं मानी जाती है। मगर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, मैंने इस किताब को कई सरसरी नज़र से पढ़ा और कई चीज़ों को मैंने देखा है, और उसमें मैंने देखा कि इसके अंदर कई गंभीर विषय बहुत तरीके से रखे गए। जैसे उदाहरण के लिए, इसमें 70 के दशक में इस देश में क्या स्थिति थी उसके बारे में केजीबी के एक पूर्व अधिकारी वसीली मेत्रोकिन ने मेत्रोकिन्स आर्काइव किताब लिखी, 2006 में लंदन में पब्लिश हुई। उसके 2 पार्ट हैं, मेत्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी इन द वर्ल्ड, जिसमें पार्ट 2 में इंडिया के बारे में है, जिसका एक उल्लेख इस किताब में है। और वो कहता है कि इंदिरा जी के ज़माने में केजीबी का जितने प्रकार का कंट्रोल था भारत में, वो दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज़्यादा था। और इसमें एक उदाहरण है कि एक तत्कालीन सरकार के मंत्री महोदय ने कोई विशिष्ट जानकारी वामपंथियों के माध्यम से केजीबी को देने के लिए $50,000 की पेशकश की, तो उन्होंने कहा जी इससे पहले ये जानकारी आपके सारे अधिकारी दे चुके हैं और सरकार का डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री भी हमको ये जानकारी दे चुकी है। आप सोचिए कि किस प्रकार से सिस्टम के अंदर उन्होंने पकड़ बना ली थी। और इसी पुस्तक में एक अन्य केजीबी के जासूस यूरी बैजमेनेव का जिक्र है, जो उस समय पत्रकार बन के 60 और 70 के दशक में रहता था। उसने जो व्यवस्था बताई, बाद में वो डिफेक्ट करके अमेरिका चला गया, फिर कैनेडियन टीवी को उसने 2005-06 में इंटरव्यू दिया। देखिए वो किस प्रकार से व्यवस्थित काम किया गया, उसे समझने की ज़रूरत है। उसने कहा कि हमें पूरी भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति को नष्ट करना था, तो 4 स्टेजेस का उनका काम था। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, पहले सिद्ध करो सब कुछ गलत है, तुम्हारा धर्म गलत, तुम्हारी संस्कृति गलत, तुम्हारा विचार गलत। और ये 60 के दशक से शुरू हुआ। देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में आपत्तिजनक और इस प्रकार की बातें करना 60 के दशक से शुरुआत हुई उसकी सबसे पहले, और कैसे दिमाग में भरा जाता जहां से टकराव पैदा किया जा सके। एक छोटा सा उदाहरण, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि उन सब चीज़ों का बहुत गहरा तात्विक और आध्यात्मिक भी एक्सप्लेनेशन है, ऐतिहासिक के साथ साथ। उन्होंने कहा माता सीता को भगवान राम ने वन में भेज दिया, देखिए कितना बड़ा अत्याचार होता था महिलाओं के साथ। ये लेफ्टिस्ट माइंडसेट था। तो हमने भैया भगवान राम किसकी वजह से वन गए थे? कैकेयी की वजह से गए थे ना। तो ये रिवर्स नहीं दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारे ज़माने में किसी की इतनी ताकत थी किसी महिला की कि जो राजा होने जा रहा उसको वनवास भेज दे। अच्छा, उसको जो 3 वर मिले वो किस आधार पे मिले? कि युद्ध में उसने राजा दशरथ का साथ दिया था। भाई तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी महिला थी जो युद्ध में जाती हो, युद्ध में लड़ने के लिए और राजा की जान बचा ले? ना, वो छुपा देना है, ये दिखा देना है। आइए दूसरा उदाहरण। अब वो कहते हैं कि साहब देखिए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में हार दिया। अच्छा भाई, उससे पहले अपने 4 भाइयों को भी तो हारा। अब एक बिल्कुल रैशनल बात, हम उसमें नहीं जा रहे, उसका क्या विस्तार में धार्मिक पक्ष में अभी, क्योंकि विषय बहुत विषयांतर हो जाए। अब बताइए, पति पत्नी का एक दूसरे पे ज़्यादा अधिकार है या मैच्योर होने के बाद, बालिग होने के बाद एक भाई का दूसरे भाई पे ज़्यादा अधिकार है?
ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये था कि भाई भाई को कैसे हार गया, वो मुद्दा नहीं बनाना है। क्यों? भाई भाई कोई वर्ग नहीं है। यदि मैं किसी का छोटा भाई हूं तो किसी का बड़ा भाई भी हो सकता हूं रिश्ते में। तो इस भाई विषय को लेकर टकराव नहीं किया जा सकता है, स्त्री पुरुष को लेकर टकराव किया जा सकता है। वहां पे ढूंढो जहां पे समाज के वर्ग हैं और उस वर्ग में संघर्ष पैदा करने का प्रयास करो। जैसा कि अभी हितेश जी ने और अन्य वक्ताओं ने, राजीव तुली जी ने भी इस विषय के बारे में बताया कि कैसे समाज के अंदर एक परवर्जन क्रिएट करके एक वातावरण बनाकर संघर्ष करने का पूरा बताया जाए उस प्रकार की चीज़ों में। और वो देखिए वो आज तक भी चल रहा है। पहले भी मैं एक उदाहरण जो था वो बताना चाहता हूँ। जैसा कि अभी बलदेव जी ने बताया था, तो वो जैसे मैंने उदाहरण बताया राम मंदिर के विषय पर, तो उसी समय डिबेट्स में हम लोगों से पूछा जाता था राम मंदिर के विषय पर। जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजमेंट चला तो कोर्ट ने कहा दोनों अपने पक्ष के हिस्टोरियंस ला सकते हैं। तो हमारे पक्ष से जो लोग गए थे उसमें डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे, एसपी गुप्ता साहब थे, एसपी ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव थे। दो लोगों से तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बचपन में मिलने का मौका मिला है। डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप से मैं मिला हूँ और डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव से मिला हूँ, और ये सब अपने विषयों के जानकार थे। दूसरी तरफ से जो लोग गए थे वही DN झा, सूरज भान, RS शर्मा वगैरह वगैरह, और ये कभी खुद अपीयर नहीं हुए, इन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे कोर्ट में। अब देखिए कोर्ट में तो लफाजी नहीं चलती। कोर्ट में सबसे पहले उससे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? ज़्यादातर ने कहा नहीं। अब आइए, एंशिएंट इंडिया में दो विषय होते हैं हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। तो ये मामला खुदाई का था, आर्कियोलॉजी जो खुदाई का विषय देखो। तो उन्होंने कहा जी हमारा आर्कियोलॉजी विषय नहीं है। ठीक है साहब, अब कल्चर पे आइए, तो कल्चर में लिटरेचर आता है। अब सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लिटरेचर दो ही भाषाओं में है, संस्कृत और फारसी। उन्होंने रिटर्न में दिया कि हमें फारसी भी नहीं आती और एक आध को छोड़ के बाकी को संस्कृत भी नहीं आती। आप सोचिए साहब कितने मजेदार हैं, न लिखाई जानते थे न खुदाई जानते थे, और दावा यह था सारी खुदाई जानते थे। जबकि हमारी तरफ से जो इतिहासकार गए, मैं स्वयं बता रहा हूं, डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव जितने बड़े संस्कृत के ज्ञाता थे उतने बड़े फारसी और अरबी के ज्ञाता थे। उस जमाने में कोई ट्रांसलेशन अवेलेबल ऐसे नहीं होता था जैसे हम गूगल से कर लेते हैं। तो यदि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग कोई डॉक्यूमेंट देते थे फारसी में लिखा हुआ और उसका वो ट्रांसलेशन देते थे हिंदी या इंग्लिश में, तो हम कैसे मान लें कि वो ट्रांसलेशन सही है? क्योंकि एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। तो डॉक्टर हर्षनारायण को दिया जाता था। जब वो वेट करते थे तब ये होता था। आप सोचिए कि इस आधार, और सुनिए उनमें से किससे पूछा गया कि आप किस आधार पे ये बोल रहे हैं? कईयों ने तो बड़ी हास्यास्पद बातें उसमें लिखी हैं, जाने क्या क्या। खैर, तो उन्होंने कहा गया कि हम तो इस आधार पर, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स कोर्ट की, तो कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त की कि आप इतिहासकार हैं, आप मीडिया रिपोर्ट्स कैसे कोट कर सकते हैं? और आप सोचिए कि इस आधार के ऊपर देश में कितना बड़ा वितंडावाद बनाने का प्रयास किया गया। और के मोहम्मद साहब जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर थे 1976 में, जब राम मंदिर आंदोलन का कहीं नामो निशान नहीं था, उस समय ये रूटीन खुदाई हो रही थी और अयोध्या में नीचे खुदाई में खंबे देखने लगे। तो उन्होंने लिखा है कि मैं खुद उस खुदाई को, यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन को लीड कर रहा था, तो इंदिरा गांधी की सरकार में इन वामपंथियों ने प्रेशर डालकर रुकवा दिया एक्सकेवेशन, और रुकवा ही नहीं दिया, उसका कोर्ट से स्टे ले लिया, खुदाई नहीं हो सकती। मगर उसके बाद क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। जब अटल जी की सरकार आई तो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्नोलॉजी आ गई। तो उन्होंने कहा जब ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार पर तो रोक नहीं है, तो उससे क्या हुआ, नीचे अंदर सबको दिखने लगा जो दिख रहा था। मतलब ऑपरेशन नहीं हो सकता है, अल्ट्रासाउंड तो हो सकता था, तो जमीन के अल्ट्रासाउंड में दिख गया नीचे स्ट्रक्चर है। जब वो रिपोर्ट कोर्ट को दी गई तो कोर्ट ने कहा हाँ खुदाई करवाओ। अब देखिए कैसे स्टैंड बदले। पहले उन्होंने कहा जी ये जमीन जो है वो सादे जमीन पर बनी थी, ये गलत दावा है कि ये किसी मंदिर पे बनी है, किसी स्ट्रक्चर पे। ठीक है साहब, अब जब दिख गया GPR में, रडार में कि नीचे कुछ दिख रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं जी ईदगाह पे बना हुआ है। जब खुदाई की परमिशन दी गई और उसमें खंबे निकलने लगे, अब उसमें क्लियर कट हिंदू स्ट्रक्चर दिख रहा है, मुस्लिम स्ट्रक्चर, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है। तो फिर जब उसके अंदर वो विष्णु और कमल और वो सब दिखने लगे, उन्होंने कहा नहीं ये जैनी स्ट्रक्चर है। कोर्ट ने उनसे पूछा है भैया आपके स्टैंड बार बार चेंज क्यों हो रहा है, आप एक बार अपने स्टैंड पे कायम क्यों नहीं हो रहे हैं? वो स्टैंड पे क्यों नहीं कायम रह पाए? क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते।
और उस झूठ को आज हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये दिखने में बहुत आसान होता, समझने में मुश्किल होता। वैसे एक ऑन द लाइटर नोट बात कहूँ, हम लोग जब बच्चे थे तो दूरदर्शन के ऊपर एक सीरियल आता था कक्का जी कहीन, आपको यदि याद हो, तो उसमें जो कक्का जी बने हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा बोलते थे और गजानन बाबू बिहार की भाषा बोलते थे। तो एक लेफ्टिस्ट आता है उनके पास, वही टिपिकल स्टाइल में कुर्ता और वो लटकाए हुए, और कहता है कि मैं बताना चाहता हूँ क्रांति होने वाली है, तो मार्क्स ने ये कहा वो कहा। तो जो कक्का जी बने हैं, अमरीश पुरी ने वो एक्टिंग की थी, ओम पुरी ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया तू रुक जा बचवा, मार्कस तो हार भला करे, हमका पता है तू का बोले वाला है। तो उसने कहा क्या भाई तू यह बोले वाला है, फट जा फूट जा बिखर जा बन जा ज्वालामुखी। तो कहते मगर आपको कैसे पता था? कहे अब तू का शकल देख के पहचान लिया तू लेफ्टिस्ट है? तो कहे कैसे पहचान लिया लेफ्टिस्ट? अरे कहीं पढ़ाई लिखाई लेफ्ट, धंधा पानी लेफ्ट, घर चौबारा लेफ्ट, देश धर्म सब लेफ्ट, जब तू सब कुछ लेफ्ट कर दिया तो लेफ्टिस्ट हुआ ना। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोगों ने हमको ये बताने का प्रयास किया उनकी वास्तविक स्थिति क्या थी, मगर इसमें आपको ये समझना चाहिए इसमें षड्यंत्र कितने गहरे थे जो इसमें बताया गया। इसलिए मैंने बताया फर्स्ट स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, यूरी वेजनेवर, सब कुछ कह दो तुम्हारा गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तुम्हारी संस्कृति। डिमोरलाइजेशन का मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। अभी पोप का नया जो उन्होंने एक्सेशन हुआ, लाखों लोग सुनने के लिए आए, अरबों लोगों ने टीवी पे देखा, किसी ने सवाल उठाया नहीं साहब ये तो वो परंपरा है जिसने गैलीलियो को फांसी देने के लिए कहा था, जिसने ब्रूनो को जिंदा जला दिया था। किस बात के लिए? कि उसने कहा था सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये गलत है ना, कोई नहीं बोलता। गैलीलियो को कन्विक्टेड क्रिमिनल इन द आइज ऑफ चर्च रख दिया गया और उसका नाम चर्च के अपराधियों की सूची में 1992 तक रहा, पोप जॉन पॉल सेकंड ने हटवाया। यानी जब सन 57 में स्पेस में सैटेलाइट पहुंच गया स्पुतनिक, 1961 में स्पेस में आदमी पहुंच गया यूरी गैगरिन, 69 में चांद पे आदमी पहुंच गया, 90-91 तक सैटेलाइट की पिक्चर्स आने लगी, पर उसके बाद भी गैलीलियो वाज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल इन द आइज ऑफ चर्च फॉर सेइंग दैट सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज रॉन्ग। आप सोचिए, कोई नहीं पूछता, उसके बाद कोई नहीं कहता साहब ये वो परंपरा है जिसने कहा था जितना बड़ा चेक काटोगे स्वर्ग में उतनी बड़ी सीट रिजर्व होगी। वैज्ञानिकता की बात करने वाले कभी ये नहीं कहते कि सेंटूड इस आधार पर मिलता है कि मृत्यु के बाद चमत्कार दिखा दिए, आत्मा ने उससे और उन लोगों का रोग ठीक कर दिया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, मैं कहना चाहता हूं मदर टेरेसा को सेंटूड इस आधार के ऊपर मिला कि माना जाता है कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों की बीमारी केवल प्रार्थना से ठीक कर दी। आप सोचिए, हिंदू धर्म के ऊपर नाना प्रकार के आक्षेप लगाने वाले लोग इस मामले में एकदम सुई पटक सन्नाटा बना के रखते हैं। ये षड्यंत्र समझने की जरूरत। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ, हमारी तरफ हमारे धर्म ग्रंथों में वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कि भगवान राम के जन्म के समय का जो पूरा एस्ट्रोनॉमिकल इक्वेशन दिया हुआ है कि किस राशि में कौन सा ग्रह था, पूरा जिसे आप कहते हैं ना एस्ट्रोनॉमी में कौन से एंगल पे था, कि मेष राशि पे, मकर राशि पे मंगल था, मेष राशि पे सूर्य था, कर्क राशि पे बृहस्पति था, मीन राशि पे शुक्र था, तुला राशि पे शनि था। और जब इसको डाला गया नासा के प्लैनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में तो 5114 BC की डेट निकल आई। फिर भी हम अवैज्ञानिक हैं और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है कहने वाले लोग वैज्ञानिक हैं। वो हमें समझाते हैं कि हम अवैज्ञानिक हैं। ये है कि वामपंथी षड्यंत्र जिसे हमें समझने की जरूरत है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमें डिमोरलाइज करने के लिए होता है। यह हमें समझने के लिए 2-3 उदाहरण और बताना चाहता हूं जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमें बताया जाता है कि समानता, जैसे अभी फ्रांस की क्रांति के बारे में कहा गया, फ्रांस की क्रांति तो केवल 10-5 साल चली, उसका तो नेपोलियन आ गया, खत्म। उसके बाद भी फ्रांस की क्रांति महान है पूरा बताया जाता है। ब्रिटेन की क्रांति, कुछ साल के बाद किंग को दोबारा बुलाना पड़ा, जिसको गोल्डन रेस्टोरेशन कहते हैं, उसके बाद वो महान है। रूस की क्रांति 70 साल में निपट गई। हम लोग तो बच्चे थे उस समय, पढ़ते थे, मुझे याद है जब सोवियत संघ का डाउनफॉल हुआ तो लेनिन की मूर्ति गिराई गई लेनिनग्राड में, तो उसके नीचे रशियन भाषा में लिखा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो मैंने पढ़ा था उसमें से किसी ने उसमें एक वर्ड में चेंज कर दिया जिसका रशियन भाषा में मीनिंग ये हो गया दुनिया के मजदूरों मुझे माफ करो। तो आप सोचिए
जो क्रांतियां कहीं सस्टेन नहीं कर पाई उन्हें क्रांति के रूप में पढ़ाया गया, और अगर सर्वाधिक हिंसक संघर्ष हुए अपने लोगों को मरवाने का काम, चाहे वो माओ की कल्चरल रिवॉल्यूशन में, चाहे वो स्टालिन के कैंप्स में, या पॉल पॉट के द्वारा, या साउथ सेस्क्यू के द्वारा, वो सब के सब उन्होंने किए। और इस उदारता के सबसे बड़े अलंबरदार वो आके बैठ गए। कैसे? आपको इसको भी समझना चाहिए कि इसलिए मैंने कहा स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। देन जब ये मुद्दे खड़े कर ले जाओ, और दूसरा भी एक उदाहरण बताना चाहता हूं, समानता का विचार अंग्रेज लेके आए। गजब है साहब। विलियम बैटिंग ने 1837 में सती प्रथा को समाप्त करने की बात उठी। विलियम बैटिंग अंग्रेज हमको समझा रहे हैं सती प्रथा को समाप्त करो, और अपने यहां विचक्राफ्ट एक्ट में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा औरतों को चुड़ैल घोषित करके जिंदा जला रहे हैं। विचक्राफ्ट एक्ट वाज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी बाय एक्ट, ये कोई सामाजिक कुरीति की बात नहीं है, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। इसीलिए अंग्रेजी में जो विच क्राफ्ट शब्द आया, विच हंट शब्द आया, वो विच क्राफ्ट एक्ट से आया है। और आपको पता है विच क्राफ्ट एक्ट कब तक रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में? 1953। 1953 में एक व्यक्ति ने एक महिला के खिलाफ विच क्राफ्ट एक्ट के तहत कंप्लेंट दायर कर दी, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा इसे विड्रॉ करना चाहिए। अब आइए साहब, समानता का अधिकार उन्होंने दिया 1828-29 में, और खुद उस समय अपने यहाँ ब्लैक्स को गुलाम बना के रखे थे। 1854 में अमेरिका में लड़ाई हो रही नॉर्थ और साउथ में। और तो और सुनिए, 1910 में वो गांधी जी को उठा के बाहर फेंक दे रहे हैं कि भाई तू चल नहीं सकता इसके अंदर, आप चल नहीं सकते इसके अंदर। 1989 तक साउथ अफ्रीका जो है वहां पर सिर्फ गोरा ही प्रधानमंत्री हो सकता है। और तो और 1989 तक साउथ अफ्रीका नॉन व्हाइट कंट्रीज के साथ क्रिकेट नहीं खेलता था, सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ खेलता था। वो हमें जो 1989 तक इस प्रकार के भेदभाव के प्रतीक थे, वो हमें 1889 में समानता का संदेश बता रहे थे। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। ये हमको, आप सोचिए कि कितनी गहराई से इन चीजों को हमारे रखा गया, और डिमोरलाइजेशन के लिए क्या क्या किया गया। बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक जो थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ, पूरे समग्र अंबेडकर साहित्य से गायब थी 2014 से पहले। आप सोचिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विचारों की बात करने वाले, जब हमारी सरकार आई तो वो दोबारा आई। क्यों? क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसकी एक वो अवेलेबल थे। फिर देखिए, एक झूठा जो है वो बनाने का प्रयास किया जाता है। सब बौद्ध धर्म को उन्होंने नष्ट कर दिया, हिंदुओं ने नष्ट कर दिया, जबकि ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ। फैक्ट से कितना अलग। एक तो आपने वो पूरी पुस्तक गायब कर दी। अब जो पुस्तक अवेलेबल थी बाबा साहब अंबेडकर की, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन जनवरी 2014। उसके वॉल्यूम 17 में चैप्टर नंबर 9 है। पूरे चैप्टर का शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, और उसमें फर्स्ट पेज पर ही बाबा साहब ने लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वाज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन पे वो लिखते हैं कि एक एक बौद्ध भिक्षु को पकड़कर मार दिया गया, लिटरली फिनिश कर दिया गया। इसके बावजूद उनके नाम पे राजनीति करने वाले लोग जो बाबा साहब ने लिखा उसे मानने को तैयार नहीं, और उसके बाद एक झूठा नैरेटिव गढ़ने को तैयार। कौन? कम्युनिस्ट, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं, केवल 80 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना। वहां से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने कि हिंदुओं ने? चाइना के बाद सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? तिब्बत। वहां से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? सबसे बड़े बौद्ध गुरु, धर्मगुरु दलाई लामा को जान से मारने का प्रयास किसने किया? कम्युनिस्टों ने कि हिंदुओं ने? उसके बाद सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री था वियतनाम, किसने बर्बाद किया? कम्युनिस्टों ने कि हिंदुओं ने? अब आइए, आज सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री बर्मा, वहां पर बौद्ध मठों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुस्लिम या हिंदू? सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा बामियान किसने उड़ाई? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने या हिंदुओं ने? 2013 में बोध गया पे ब्लास्ट किसने किया? कट्टरपंथी हिंदुओं ने। अरे जो आंखों दिख रहा है उसके बावजूद आपकी आंखों पे पर्दा चढ़ा दिया जाता है। इसे कहते हैं स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। जब इसमें सक्सेसफुल हो जाए, और ये 15 से 20 साल का माना जाता, 15-20 साल इसलिए कि एक जनरेशन प्राइमरी स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी पहुंच जाता। देन कम द स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जो हमने फॉल्स नैरेटिव खड़े किए थे उनको लेकर आंदोलन खड़े कर दो।
वो 15 से 20 साल। क्यों? अब पहली वाली जनरेशन जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई वो 40 साल के आसपास आ गई। अब वो डिस्टेबलाइजेशन में रोल प्ले कर सकती। देन कम्स द थर्ड स्टेज, अब एक और जनरेशन आ गई यूनिवर्सिटी से पढ़ के, 15 से 20 साल की दूसरी स्टेज। अब वो कहते हैं, जिसको कहते हैं स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी अब उन आंदोलनों को हिंसक संघर्ष में बदल दो, अब उसके अंदर वायलेंस ले आओ। अब क्या हुआ, अगले 15-20 साल में पहली वाली जनरेशन पहुंच गई 55-56 की एज में, यानी अब वो सोसाइटी में डिसाइडिंग पोजीशन में आ गई और 3 पीढ़ियां यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गई, पिछली वाली सारी चीजें गायब हो गई दिमाग। अब वो फोर्थ स्टेज कहते हैं स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी अब कम्युनिस्ट रिजीम स्टैब्लिश हो गया। अब इसके बाद किसी को नहीं बोलने देना है। ये बात यूरी बेंजामिन ने लिखी है, वो तो खुद अंदर की बात बता रहा है। और उसने कहा फर्स्ट स्टेज के बाद हमें दूसरे स्टेज में जिनकी जरूरत थी उनसे कह दिया था आप शांत बैठ जाओ, नहीं शांत बैठोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाएगा, नहीं तो असैसिनेशन भी कर दिया जाएगा। क्यों? डिमोरलाइजेशन के लिए इंटेलेक्चुअल की जरूरत है, डिस्टेबलाइजेशन के लिए आंदोलनजीवी की जरूरत है, तो पहले वाले की जरूरत नहीं ना। अब रिवोल्यूशन के लिए गोली चलाने वाले की जरूरत है, आंदोलन करना और गोली चलाना अलग अलग चीज है। देन नॉर्मलाइजेशन के लिए सरकार चलाने की जरूरत है, गोली चलाना और सरकार चलाना अलग अलग एक्सपर्टीज है। तो आप सोचिए, और फिर ये पूरा का पूरा षड्यंत्र किस प्रकार से हमारे यहां भरा गया, उसको आप एक और उदाहरण से समझिए कि इस देश में पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी की बनी थी 69 में, जब उन्होंने अपनी पार्टी खुद तोड़ी थी और उसको सपोर्ट करके 60 सांसदों के साथ कम्युनिस्टों ने बचाया था। बदले में क्या लिया? आज का ज़माना होता है, एक मामले में कम्युनिस्टों की तारीफ करूँगा, आज का ज़माना होता बहुत से लोग ये प्रयास करते कोई बढ़िया विभाग दे दो भाई जिसमें बहुत धनोपार्जन हो जाए। उन्होंने कहा ना, हमें तो एजुकेशन चाहिए। और उसके बाद 1970 में जेएनयू बनती है, उसके बाद उसके अंदर सारे लेफ्टिस्ट आके भर जाएंगे। फिर एनसीईआरटी की बुक कहाँ से लिखी जाएगी? जेएनयू से। उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ में हिस्ट्री की बुक्स प्रिस्क्राइब कहाँ से होंगी? जेएनयू से। यूपीएससी का सिलेबस ऐसा चेंज हुआ कि हिस्ट्री लेकर ही प्रीलिम्स देना अच्छा लगने लगा, चाहे लोग इंजीनियरिंग स्ट्रीम के क्यों ना हो, मेडिकल स्ट्रीम के लिए क्यों हो, प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री वो द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब हिस्ट्री आप किसकी पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखा है। और कैसा पढ़ेंगे, ये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1995 में जी टीवी के ऊपर एक डिबेट हो रही थी जिसमें आर.एस. शर्मा, जो जेएनयू के फॉर्मर प्रोफेसर जिनकी अब डेथ हो गई, उनकी और अरुण शौरी जी, आजकल तो वो हमारी पार्टी से अलग हैं, मगर दोनों के बीच में बड़ी मज़ेदार इंटेलेक्चुअल डिबेट हुई। सीबीएसई की बुक्स में लिखा हुआ है कि वैदिक काल में भी गाय का मांस खाना, शराब पीना आम बात थी। गाय का मांस खाना और शराब पीना भी बहुत आम बात थी, और इतनी आम बात थी कि ब्राह्मण भी गाय का मांस भी खाते थे और शराब भी पीते थे। तो अरुण शौरी ने कहा कि भाई, नाउ आई हैव पुट दिस 4 वॉल्यूम्स ऑफ 4 वेदास पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया, जिसको आप लोग सबसे अथेंटिक मानते हैं। अब मुझे दिखाइए कि कौन से वेद के कौन से चैप्टर के कौन से पेज पे लिखा है। उन्होंने अपना स्टैंड चेंज करना शुरू किया। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंडेड वैदिक लिटरेचर, जिसमें नहीं संहिता, आरण्यक, पुराण, उपनिषद, बहुत सारे ग्रंथ आ जाते हैं। तो उनका ठीक है, देन यू कोट कि कौन से पुराण के या कौन से आरण्यक के कौन से चैप्टर के कौन से पेज पे लिखा है। जब वो उसका भी जवाब देने में दाएं बाएं करने लगे तो उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एबल टू कोट द चैप्टर एंड द पेज, यू जस्ट कोट द बुक, आई माई सेल्फ विल फाइंड आउट। बुक का नाम नहीं ले पाए। तब उन्होंने ऑडियंस बेस्ड शो में कहा, लुक एट दिस पर्सन, out of more than 100 books of entire Vedic literature, this fellow is unable to quote a single book and still he has written the thing so authoritatively in the textbook. ये है षड्यंत्र। हम सब ने बचपन में पढ़ा कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। आपकी इस बुक में जिन लोगों ने प्रीफेस लिखे हैं उन्हीं में से एक सज्जन है जिन्होंने इस पे आरटीआई लगाई और पूछा कि भाई इसका प्राइमरी सोर्स क्या है। तो उस समय एनसीईआरटी ने लिखित में जवाब दिया, हमारे पास कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। ये एक ट्रेडिशन में ये एक विचार चलता आ रहा और हम सब ने ऐसा पढ़ा कि हमने उसको एकदम सच मान रखा है। और फिर षड्यंत्र देखिए, कुतुब मीनार के बगल में मेहरौली का लौह स्तंभ हमारी मेटलर्जिकल सुपीरियरिटी को दर्शाता है कि 2300 साल से खुले आसमान में खड़ा हुआ एक स्तंभ जिसमें लोहे पे जंग नहीं लगी है, उसको दिल्ली के सिंबल के रूप में नहीं दिखाया गया। कुतुब मीनार और इंडिया गेट दोनों ही गुलामी के काल के सिंबल्स को दिखाया गया।
कैसे कैसे दिमाग में ये भरा जाता। अब जैसे 2-3 चीज़ें जो वो लोग कभी इतिहास में भी कहते थे, 3 प्रेमाइज वो इतिहास में बनाते हैं। नंबर 1, सब बाहर से आए ताकि मेरा आना जस्टिफाइड। नंबर 2, जो तुम्हारे पास अच्छा वो हम लेके आए। यदि बाहर से आने वाले ने कुछ बुरा कर दिया तो तुम्ही ने बुलाया था। ये 3 प्रेमाइज बनाए गए कि इसके बाद आपको इतिहास रखना है। अभी महाराणा सांगा वाली बात आई, किसी इंडियन सोर्स में कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ बाबरनामा में, वो भी किसी एक रेफरेंस में जिसमें किसी व्यक्ति का भी वो कहीं सही नाम नहीं है कि हमने ये किया था कि नहीं, उसको सच मान लिया गया। और जब भारतीय इतिहास के बारे में राजाओं के कालखंड में लिखी गई बातों को कहा जाए तो कहते हैं ये सब तो दरबारी लोग थे, इन्होंने लिखा। और मुगल इतिहास के सारे साक्ष्य, फतुहते फिरोज शाही से लेके, तजुके बाबरी से लेके, आईने अकबरी से लेके, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, सब दरबारियों ने लिखा और वो सच। और उसमें भी सच कितना, क्या कहा जाता है बाबरनामा में लिखा ना, बाबर 2 आदमियों को बगल में दबा के, दोनों को 2-2 आदमी यानी 4 आदमियों को दबा के किले की दीवार पे दौड़ सकता था। बात आपको लॉजिकल लगती है? आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि अबुल फजल कहता है कि बादशाह सलामत तो हम पे इतने मेहरबान हैं कि रोज हमें 20 किलो गोश्त खाने के लिए देते हैं। 20 किलो गोश्त आदमी एक दिन में खा सकता है। मगर वो सब ठीक है। और उसमें यहां तक कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने एक जगह सुना था, उसमें जिन्नातों, उड़ने वाली दीवारों और जाने किस किस का वर्णन है, वो सब ठीक है। केवल वहां से जहां से लेना है मुझे भारत को लेट डाउन करने वाली चीज, और फिर एजेंडा कैसे आके आ जाता है। याद करिए फिल्मों में जैसे बताया गया कि पूरा एक षड्यंत्र चलता था, उस पर हम डिटेल में 2 उदाहरण देना चाहता हूं। बाजीराव मस्तानी हम सबने देखी। पेशवा बाजीराव भारत के इतिहास के नहीं, दुनिया के इतिहास के सबसे सफल सेनापतियों में से एक, जो 40 लड़ाई लड़े और एक भी नहीं हारे। अरे नेपोलियन बोनापार्ट तो फिर भी आखिरी लड़ाई हार गया, मगर वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। अलेक्जेंडर हार गया लास्ट में, वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। मगर उनको क्या दिखाया गया फिल्म में? बेबस मजनू। सोचिए किस ढंग की चीज। और झूठ का षड्यंत्र में व्यवस्थित क्या कहा गया, ये पद्मावत पे आधारित है। पहली बात, आप में से शायद बहुत से लोगों को ना पता हो कि पद्मावत एक महाकाव्य है। लिखा किसने था? मलिक मोहम्मद जायसी। और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अत्याचारी और राणा रतन सिंह को अच्छा बताया था पद्मावत पिक्चर में। अब आप सोचिए, मगर मजे की बात यह है, हम में से कोई मलिक मोहम्मद जायसी का नाम नहीं जानता। अब आइए बाजीराव मस्तानी फिल्म में, कहते हैं मस्तानी लेके आई बाजीराव की सेना को, किसके पास? छत्रसाल जी के पास। अब आप सोचिए, महाराजा छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बहुत पुरानी गहन मित्रता थी। अब उसके लिए किसी मस्तानी की जरूरत थी? छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने स्वयं कई बार छत्रसाल के पास गए। और एक बड़ा प्रमुख किस्सा है कि जब भूषण चलने लगे तो जैसे होता ना कि शिष्टाचार के नाते कुछ सम्मान के लिए भेंट दी जाती है, तो छत्रसाल के मन में बात आई, ये तो शिवाजी महाराज के राजकवि हैं, मुझसे कहीं बड़े सम्राट के हैं, शिवाजी ने इनको तो इतना दे रखा होगा, मैं क्या चीज़ दूं कि लगे कि इनका सम्मान किया। मैं शिवाजी से इक्वेट तो नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं? तो सुनने में तो ये कहा जाता है कि जैसे ही भूषण की पालकी उठी तो एक कहार को हटाकर खुद छत्रसाल महोदय उसमें लग गए। तो उतर कर भूषण ने कहा कि अरे ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कविता लिखी कि लाल छितपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ ले बखान करूं तेरी तलवार को। लास्ट में उन्होंने लिखा कि आपने वो सम्मान दिया है कि मैं समझ नहीं पाता, साहू के सराहूं छत्रसाल को। मगर अब आपको बताता हूं एक्चुअल क्या हुआ। जब मोहम्मद खां बंगेश की फौजों ने घेर लिया था तो पहला संदेश जब छत्रसाल जी ने दिया तो उस समय पेशवा बाजीराव अपने युद्ध में व्यस्त थे, तो वो नहीं दे पाए। तब आखिर में छत्रसाल जी ने एक पत्र लिखा और लास्ट में एक पंक्ति लिखी। वो क्या लिखा? आप सब ने गजेंद्र मोक्ष सुना होगा कि जो गज और ग्राह की कहानी है ना, कि हाथी को पकड़ लिया जब विष्णु भगवान वो बन के आए थे, परीक्षा ले रहे थे, तो मगर ने पकड़ लिया, जिसके लिए गजेंद्र मोक्ष पढ़ा जाता है। और वो माना जाता है वो अंतिम समय में पढ़ा जाता है, जब आपके बिल्कुल प्राण निकलने वाले हों। तो सारी चिट्ठी लिखने के बाद छत्रसाल जी ने लिखा, जो बीती गजराय पर, यानी जो गजराज के साथ हुआ है, सो बीती अब आए। वो अब मेरे साथ स्थिति हो गई है।
उन्होंने कहा जो बीती गजराए पर सो बीती अब आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी राय। और आप सुनिए, उसके बाद पेशवा बाजीराव ने कहा आप सारी बात छोड़ो, चलते हैं। इतिहास में क्या दिखाया गया, यानी सारी चीज एक रोमांटिसाइज कर दो ये और इवन ये भी हम कहें, अगर आप गौर से देखें तो बाद में जो बाजीराव जी की पत्नी थी काशीबाई, उनका कैरेक्टर ज्यादा बड़ा है कि मस्तानी की मृत्यु के बाद भी उसके बेटे को सम्मान दिया और बाद में छत्रसाल जी का राज भी दिया। दैट इज नॉट ग्लोरीफाइड, वो चीज ग्लोरीफाइड। आप सोचिए कैसे हमारे महानता को एक दूसरे एंगल में, जो मैं पद्मावत की बात कर रहा था, उस पद्मावत में दिखाया गया कि राघव केतन जो है वो उसने जाकर राणा रतन सिंह के बेडरूम में गलत दृष्टि देखा। भाई ये बताइए, किंग के बेडरूम में कोई पहुंच सकता है? थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। पद्मावत में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पद्मावत में यह लिखा है कि रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन हीरामन तोता जाके सुनाता है। अब सुनिए, राघव केतन का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में देते हैं, वहां स्थिति दूसरी है। वो कहते हैं राघव केतन बहुत बड़ा तांत्रिक था और रतन सिंह का बहुत बड़ा मित्र था, तो उसने कहा कि मेरी तंत्र विद्या जो है उसके आगे आपका राज कम पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो ऐसी शर्त लग गई। तो राणा रतन सिंह हर पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ देते थे। एक दिन उसने अपनी तंत्र विद्या से अमावस्या में पूर्णमासी दिखा दी और जब उन्होंने अर्घ दे दिया तब उसने अपना जो भी सम्मोहन था हटा लिया। तो उससे राणा रतन सिंह नाराज हो गए और उन्होंने उसको हटा दिया। और इवन डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि यह था कि चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर बहुत बड़ी महादशा चल रही है जिसके ऊपर अनुष्ठान चल रहा था, अनुष्ठान बीच में छोड़ चला गया। यानी किसी भी किताब में वो चीज नहीं लिखी। और दिमाग से आप लगाइए, किंग के बेडरूम में कोई कैसे चला जाएगा भी रात के समय? इट्स इम्पॉसिबल। मगर समाज में दिखाना, देखो तुम्हारे यहां कैसे कैसे लोग होते थे, कैसे कैसे नीच दृष्टि रखते थे। तो ये तो, और वो भी धार्मिक लोग कैसी दृष्टि रखते थे, ये सारी की सारी चीजें किस प्रकार से दिमाग को। अब एक और उदाहरण देना चाहता हूं। गर्मी का सीजन चल रहा है तो हर चीज, हमने कहा ना, हर चीज बाहर से आई और ऐसी बढ़िया हिस्ट्री पढ़ाई गई कि आर्य से लेके आलू, गोभी, मिर्च, टमाटर सब बाहर से आया। सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आलू भी बाहर से आया माना जाता है, गोभी भी बाहर से आई है, मिर्च भी बाहर से आई है, टमाटर भी बाहर से आया। अच्छा, आया और कहा? उस भारत में जहां सर्वाधिक उर्वरा भूमि थी। आप सोचिए, जिस जमाने में सरस्वती नदी भी बहती होगी तो पेशावर से ढाका और नीचे तमिलनाडु तक इतनी फर्टाइल लैंड दुनिया में कहीं नहीं थी विद दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट, कि ना कहीं बहुत भीषण बर्फ पड़ती थी, कभी ऐसा होता नहीं था कि वो जम जाए, यानी हर समय हरियाली रहती थी 12 महीने, केवल हिमालयन क्षेत्रों को छोड़ दें तो वहां चीज नहीं उग सकती थी, वो कहीं बाहर से उगेगी, फिर यहां आके उगने लगेगी। अब आप आइए, वो बाहर से उगेगी तो कौन लाएगा? लुटेरा लेके आएगा। कहते ना, जब गर्मी का सीजन चल रहा, तरबूज कौन लाया? बाबर लेके आया। यही बताया जाता है कि तरबूज बाबर लेके आया था। वाटरमेलन, आप अपने अपने मोबाइल खोलिए और देखिए कि वाटरमेलन की शेल्फ लाइफ कितनी है, 10 से 12 दिन। और उज्बेकिस्तान से 12 दिन में घोड़े पे चल के हिंदुस्तान नहीं आया जाता। तो इसमें कोई एकेडमिक लेवल की और बाबर तो आके बहुत दिनों तक अफगानिस्तान में रहा, इसका मतलब ढेर सारे तरबूज लेके आया हुआ था और अफगानिस्तान में वो रुका हुआ था, फिर वो यहां लेके आ गया। अब आइए, अगर मान भी लिया जाए कि वहां से आया तो व्यापार तो हजारों साल से चल रहा था, तो व्यापारी क्यों नहीं लेके आ सकता था? उसको आने के लिए किसी लुटेरे का इंतजार था ताकि लुटेरे को सम्मान दिख सके। यह है वामपंथी प्रोपेगेंडा, कि एक रिस्पेक्ट दिखाई पड़े कि देखो इसने हमको ये पॉजिटिव चीज कंट्रीब्यूट की थी। और एक और बात आप लॉजिकल समझिए कि जो व्यापारी होते थे वो कम से कम 15-15 दिन का ऐसा फूड लेके चलते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं रहता था कि कितने दिन के बाद शहर मिलेगा। जो राजा चलते थे, वो भी उनके राजा, वो इतना थोड़ी लेके चलते थे रसद, वो तो जहां पहुंचते थे वहां से वसूल कर लेते, नहीं तो लूट लेते थे। और आपको लगता है कि उस जमाने में वो आम सा एमुनिशन लेके चलेगा कि इतने बड़े बड़े तरबूज लेके चलेगा? मगर दिमागों में ऐसा भर दिया गया, इसे कहते हैं कि एक लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा किस ढंग से हमारे। और आज आप कोई भी टीवी का ऐड देखिए तो एक छोटा 8-9 साल का बच्चा या बच्ची अपने माँ बाप को ज्ञान दे रहा है, जिसकी तरफ हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया परिवार तोड़ना है। क्योंकि अभी से उस जनरेशन के दिमाग में भरना है कि तुम्हें सब कुछ पता था, तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं पता था, दे वर डफर एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट। इस प्रकार की जो बातें थी वो दिमाग में बड़े सिस्टमेटिकली भरी जा रही है। और यूरी बेजमेनेव ने यह भी बड़ी मजेदार बात कही थी
उसने ये कहा कि उस जमाने में हम लोग लेके जाते थे, जिसमें साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल्स को, और 20-20, 25-25 दिन, जो एक शब्द यूज़ किया गया उसका भी मैं संदर्भ बताता हूँ, इस पुस्तक में भी यूज्ड है, वहाँ रखते थे। कहा वो हम केवल उन पे ये नज़र रखते थे इनमें से कौन व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। उसने वर्ड यूज़ किया, दे वर कंसीडरिंग देमसेल्फ एज इंटेलेक्चुअल स्टालवार्ड, इन आवर आइज दे वर द यूजफुल इडियट्स। उसने यूजफुल इडियट शब्द दिया और कहा जब हम जीरो इन कर लेते थे कि ये एक व्यक्ति हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, तो भारत आते ही उसकी कुछ किताब छपती थी, फिर सरकार पे इतना कंट्रोल था कि किताब को बेहतरीन पुरस्कार मिलता था, फिर मीडिया पे इतना कंट्रोल था उसकी जय जयकार होती थी, फिर कुछ एनजीओ उसको सपोर्ट करते थे, भारत के अनेक शहरों में उनके कार्यक्रम होते थे, फिर मीडिया उसको और लिखता था, फिर एक और पुरस्कार मिलता था, और 4-5 साल में वो उस विषय का सबसे स्थापित प्रामाणिक वॉइस बनता था। और वॉइस कैसा बनता था, जो अभी हितेश जी ने बताया। अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, ये कहा गया कि भारत की एक महिला पायलट को पाकिस्तान में कब्जा कर लिया गया है, तो पीटीवी ने कहा कि स्काई न्यूज़ का ये सोर्स है। स्काई न्यूज़ ने कहा पीटीवी ये बता रहा है, और आखिर में उनकी आर्मी कहना पड़ा नहीं साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये था वामपंथी तरीका। एक इतिहासकार लिखता था विदाउट एनी रेफरेंस, दूसरा उसको कोट करता था, तीसरा उसको लिखता था, चौथा उसको लिखता था, फिर और चूंकि उस प्रक्रिया से जो मैंने बताया, यूरी वेजनेव ने जो बताया, उससे वो स्थापित हो जाते थे, और उसके बाद बगैर किसी आधार के, खोखले आधार के ऊपर इतना बड़ा वातावरण बना दिया, और हमारा मेंटल सब्जुगेशन इतना गहरा कर दिया गया कि हम ये समझने के लायक ही नहीं रहे कि कितना बड़ा सच है और क्या सच है। अब उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात बोलता हूं। दीपावली के ऊपर पटाखे चलाने से धुआं हो जाता है, पर्यावरण का संतुलन, वो एक अलग बात है, कितना असंतुलन होता अलग बात है। तो इसका मतलब पटाखे हमारे यहाँ पहले से होते होंगे? नहीं, वो तो नहीं मानना है, मगर पटाखे चलाने से प्रदूषण होता मानना। अब दूसरी बात सुनिए, चलिए पटाखे छोड़ दीजिए, घी के दीपक जलाकर अयोध्या के सारे वासियों ने स्वागत किया, तो किसी देश में इतनी क्षमता तो थी कि घी के दीपक सारे लोग जला सकते थे। और त्योहार का नाम क्या है? दीपावली, यानी दीपों की पंक्ति। इसका मतलब इतना दुग्ध, उससे इतना दही, उससे इतना मक्खन, उससे इतना घी कि हर घर के दरवाजे पे दीपों की कतार हो, यह हमारी समृद्धि का प्रतीक था। उसको हमारा निगेटिव पॉइंट बना दिया। इसलिए यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की चीजें किस सिस्टमेटिक तरीके से हमारे दिमाग में भरी जाती हैं, ताकि हमको ये लगे कि जिसे आप कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, कि तुम्हारा सब कुछ गलत था, ये तुम्हें मान लेना चाहिए। और आज भी आप देखिए बहुत से लोग, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग आज भी भारत के अंदर भी उन चीज़ों के बारे में ऐसे विचार रखते हैं जिसे जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि 2.5 फ्रंट पे भारत को लड़ाई लड़नी है। मगर 2.5 फ्रंट बहुत खतरनाक है, 2 फ्रंट तो बाहर के हैं, वो तो दिख रहे हैं, मगर अंदर से जो फ्रंट है ये अपने आप में बहुत चुनौती है। और इसने हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, जिसको भी पहले भी कहा गया कि वो लोग कहते थे कि सरकार उनकी है और सिस्टम हमारा है, तो वो सारी बातें अभी भी हमारे सिस्टम में दीमक की तरह आगे बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि समझने के साथ साथ अब आप कभी कहेंगे साहब ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसका सलूशन क्या है? सलूशन भी 2 प्रकार से आएगा, और प्रॉब्लम के भी आप प्रकार समझिए, कैसे कैसे ढंग से कौन कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में भरी जाती हैं। और ये जो डिस्ट्रक्शन की बात कही, कार्ल मार्क्स ने 1854 में शिकागो हेल्ड ट्रिब्यून में एक 2 पार्ट में लेक्चर लिखा, मतलब आर्टिकल लिखा भारत के बारे में। उसमें उसने वर्ड यूज़ किया कि जो ब्रिटिशर्स भारत में कर रहे हैं, उसने कहा द डिस्ट्रक्शन विच द ब्रिटिशर्स आर डूइंग टू इंडिया इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो। प्लेजरेबल, ये दुखद भी है, आनंददायक भी है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय होना जरूरी है ताकि नई रचना हो सके। और आगे उसने लिखा कि जो हिंदू जाति चाहे अपने को कितना भी समृद्ध रही हो, ये हम मानते हैं, मगर जो बंदर हनुमान, नंदी बैल और हाथी गणेश को पूजते हैं, वो इसी लायक हैं कि उनको डिस्ट्रॉय करके उन पर हुकूमत की जाए। आप सोचिए, क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं। और ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि उन सारी चीज़ों का अर्थ क्या था, वो अर्थ समझने की क्षमता मार्क्स और वामपंथियों में नहीं थी
इसलिए वो इस प्रकार की, जैसे मैं संक्षेप में एक लाइन में बता दूं कि भगवान हनुमान बंदर हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, अतुलित बलशाली हैं, अपनी शक्ति भूले हुए हैं और ईश्वर के सबसे नज़दीक हैं, और लंका भी वही जला के आते हैं। इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है? जब भगवान लीला करते हैं तो आपको पूरा संकेत देते हैं कि आपके अंदर की आंतरिक चेतना कैसे ऑपरेट करेगी। तो वो हमारे मन की उस अवस्था के प्रतीक हैं। वानर रूप क्या है कि वानर बहुत चंचल होता है। आप कभी वानर को देखें तो कभी यूं, कभी यूं, कभी ऐसे, कभी कैसे, एक क्षण के लिए एक बिंदु पर स्थिर नहीं होगा। आप ध्यान लगाएं आंख बंद करके, आपका मन कभी एक क्षण के लिए एक विषय पे नहीं रहेगा, एक टॉपिक पे भागेगा दूसरे टॉपिक पे भागेगा। तो वो मन की चंचल वृत्ति का प्रतीक। मन सर्वाधिक चंचल होकर सर्वाधिक आवेग से जिस पे भागता है वो है काम वासना। तो बाल ब्रह्मचारी वानर, यानी अब मन को आप उस सीमा तक जाकर नियंत्रित कर लें जिस पर मन सर्वाधिक आवेग से जाता है, तो आपको क्या मिलेगा? अतुलित बल। कौन सा बल? आप ही का बल जो आप भूले हुए थे। और उसके बाद आप क्या होंगे? ईश्वर के सर्वाधिक निकट। और उसके बाद ईश्वर का कार्य आप ही करेंगे, और उसके बाद रावण की लंका आप ही जलाएंगे। अब ये बताइए, इतनी समझने लायक बुद्धि मार्क्स की थी क्या? मगर अफसोस की बात यह है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीबडी, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबडी, मतलब भारतीय संस्कृति के संदर्भ में एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भारत में आया नहीं, जिसने भारत का कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं, जिसको भारत की कोई भाषा आती नहीं, संस्कृत तो छोड़िए कोई भारतीय भाषा नहीं आती, वो भारत में भारतीय कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा ज्ञान का प्रतीक था। ये है छलावा, जिसको चने के बराबर समझ नहीं थी भारत की, वो इसका प्रतीक था। आप सोचिए, इस ढंग की चीज़ों को वो किया गया। और इसीलिए अब आप एक और बात मैं कहूँ, जैसे लोग कह रहे हैं भाई सीज फायर हो गया। देखिए, सीज फायर शब्द का यूज़ नहीं किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और हमारे जितनी ब्रीफिंग हुई है, युद्ध विराम नहीं, अल्प विराम। ये कैसा है? कोई कहेंगे जैसे हनुमान जी जब लंका जला के अशोक वाटिका उजाड़ के आए थे तो उनकी सामर्थ्य थी कि वो पूरा ही निपटा सकते थे, मगर उसके बाद भी दूत भेजा गया था। क्यों? उसका कारण आपको बताते हैं। जब वो सीता जी के सामने प्रकट होते हैं तो सीता जी उनसे कहती हैं कि भाई, जब वो कहते हैं हम बस आएंगे और राक्षसों को मार के आपको मुक्त करके ले जाएंगे, तो वो कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अतिभट बलवाना। भाई, ये वानर तो तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं, ये राक्षस तो बड़े शक्तिशाली हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, इसलिए मेरे मन में संदेह है कि ऐसा कैसे हो पाएगा। तो सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, उन्होंने अपनी देह प्रकट की। वो क्या था? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। अपना पहले विराट रूप दिखाया, उसके बाद क्या कहा? अब ही माँ तुम्हें जाम लेवाई, मेरे पास वो सामर्थ्य है, अभी रावण को निपटा कर आपको ले जा सकता हूं, पर प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, परंतु उससे हमारे प्रभु, हमारे दल, उसका यश नहीं बढ़ेगा। हमें यश और मर्यादा के साथ उसको समाप्त करके ले जाना है। तो यही समझ लीजिए, अभी तो अशोक वाटिका ही उजड़ी है, इसके आगे अभी क्या होना है? अभी ये होना है कि एक दौर था जब कबूतर उड़ते थे, अब ब्रह्मोस उड़ते हैं। एक दौर था जब मरकज सुभान अल्लाह वहां डिस्ट्रॉय हुआ, उधर से लोग कहते थे सुभान अल्लाह, इधर से लोग कहते थे इंशाअल्लाह। अब स्थिति ये हुई कि वो सुभान अल्लाह वाले कह रहे हैं या अल्लाह या अल्लाह। ये बदलाव आया है। मगर इसके बाद भी देखिए प्रोपोगंडा कैसा है कि वो इस चीज को करने में लगे हुए कि अब बताइए, आज तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल आके हिट की थी। ये मुझे आर्मी चीफ ने रात में 2 बजे बताया। अब इसके बाद भी किसी ने कोई सबूत नहीं मांग पा रहा आपकी, क्योंकि सबूत बहुत क्लियर दिख रहे हैं। अब उसी में कुछ खुड़पेच करने में लगे हुए हैं लेफ्ट वाले लोग। मतलब एक बात में सिर्फ टेक्निकल, चूंकि ये विषय के संदर्भ से थोड़ा हट के है मगर आज की प्रासंगिक है। देखिए साहब, आप समझिए कि जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे रहते हैं वो किसी ओपन कमरे में नहीं रखे रहते जैसे, क्योंकि उसमें खतरा रहता है। ऊपर से बम्बार्डिंग हो गई तो खत्म हो गए। तो जमीन से कम 20-30 मीटर नीचे जाके बंकर बना के रखे रहते हैं ताकि जमीन के ऊपर कुछ भी हो जाए तो वो सेफ रहे। उसमें बंकर में 2 ही पॉइंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट के। अगर वहां पर 2 पॉइंट्स पे हिट हो गया और एंट्री एग्जिट पॉइंट क्लोज हो गए, तो अब आप पूरी तरीके से संदेह में है कि अंदर हुआ क्या है, वो न्यूक्लियर डिजास्टर तो नहीं हो गया है। अब आप ये सोचिए, परसों
14 तारीख को, 15 तारीख को व्हाइट हाउस में, नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से पूछा गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या पाकिस्तान ने के अंदर अमेरिका ने कोई ऐसा विमान भेजा है जो रेडिएशन के बारे में जानकारी लेता है, वहाँ की न्यूक्लियर लीकेज को चेक करने के लिए? वो कह सकता था नहीं, ये बात गलत है। उसने क्या कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अब आप लोगों को समझना चाहिए, यदि ये मान लिया जाए कि उसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है, मैं कोई अथेंटिक नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई, वो तो मिलिट्री के लोगों को पता होगा क्या हुआ होगा। इंटरनेशनल मीडिया में जो बातें आ रही हैं और जो स्टेट डिपार्टमेंट का प्रवक्ता जिस चीज़ को साइड करके बोल रहा है, यानी विदेश विभाग का प्रवक्ता, तो आप सोचिए कि यदि कोई ऐसी संभावना हो न्यूक्लियर डिजास्टर की, तो सरगोधा भारत से कितनी दूर है? 170 किलोमीटर, यानी जितना यहाँ से मथुरा। तो आपको लगता है कि वो कोई न्यूक्लियर कोई लीकेज होता तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे आके रुक जाता? बहुत सारी संभावनाएं थी, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी। और जो हमने किया है इस बार, उससे भी देखिए, सिंदूर से भी वामपंथियों को बड़ी परेशानी है। वो कहते हैं अरे साहब ये तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को दिखाता। आप देखिए इसमें भी देखिए उनका षड्यंत्र, कहते हैं पुरुष प्रधान समाज, संस्कृत में शब्द, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संस्कृत में शब्द, मगर 4 बीबी के लिए मर्दूम अजीम रवायत कभी नहीं बोलते। मेहरम और हलाला के लिए मर्दूम अजीम रवायत नहीं बोला जाता है। देवदासी से को लेकर यदि कोई दुरुपयोग हो रहा है तो उस पर प्रश्न है, हलाला से पवित्रता आ रही है, इस पर कोई प्रश्न नहीं है। आप सोचिए कि कैसा षड्यंत्र रचा जाता है। इसलिए मैंने कहा ये जो शब्दों का माया जाल है, इसे भी समझने की जरूरत है। जैसे वो दीमक अंदर अंदर फैलती है और ऊपर बहुत चमकदार सा सब कुछ दिखता रहता है, तो जरा अंदर जाके भी देखने की ज़रूरत है। इसलिए उनको इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि अब हनुमान जी की तरह हम लोगों की शक्ति जागृत हो रही है। और जब हनुमान जी की शक्ति जागृत होने लगी थी तो तमाम आसुरी लोगों को लगता था कि शक्ति नहीं जागृत होनी चाहिए वरना मेरी खैर नहीं है। मगर अब क्या करें, जो जो शक्ति जागृत होती जा रही है, त्यों त्यों क्या स्थिति आती जा रही है, जिसे मैं एक पंक्ति में कहूँगा, हमने धैर्य का भी परिचय दिया और शौर्य का भी परिचय दिया। तो हम ये बताना चाहते हैं उनको कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा समाधान क्या है। आप कहेंगे भाई डायग्नोसिस तो बता दिया, वो प्रॉब्लम, अब इसका सलूशन जानते हैं क्या है? टेक्नोलॉजी ने वामपंथियों को जितना मारे, कहते हैं साइंटिफिक रैशनल बात करो, साइंस नहीं निपटाया है। कैसे? हम लोग जब बच्चे थे तो क्या कहा जाता था कि प्रयागराज इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड मिथिकल सरस्वती। हमारी जनरेशन ने तो यही पढ़ा है, यानी गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती। अब 80 के दशक में सरस्वती नदी का ट्रैक दिख गया, अल्ले गड़बड़ हो गई। उसके बाद जियोलॉजिकल डाटा आया 90 के दशक में, तो ये भी पता चल गया कि बहुत बड़ी नदी थी जो 4,500-5 हज़ार साल पहले सूख गई। अब लीजिए, आर्य आए थे बाहर से 1200 BC में, मगर वो उस नदी का वर्णन कर रहे थे जो उनके आने से 2,500-3 हज़ार साल पहले सूख गई थी। बेचारे फंस गए, अब क्या बताएं। फिर टेक्नोलॉजी ने दूसरा मारा कि राम सेतु, तो ऊपर से नासा की सैटेलाइट पिक्चर में दिख गया, अरे ये तो सेतु है, क्या होता है, यहाँ भी मार दिया गया। मैंने आपको बताया ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार में राम मंदिर दिख गया। तो अब साहब क्या कहते हैं कि काशी विश्वनाथ या मथुरा में कोई सर्वे नहीं होना चाहिए, कोई आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि रडार मैपिंग नहीं होनी चाहिए, कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। ये बताइए, ये है साइंटिफिक, ये इनकी साइंस की हकीकत है। अब जो जो साइंस आगे बढ़ रही है, बेचारे और मार खाते जा रहे हैं। वो क्या मार खाते जा रहे हैं अगर आप देखें तो, इन्होंने जो थ्योरी समझाई ना, जो आजकल भारत के चिरयुवा नेता हैं, उनके जो गुरुजी बाहर बैठते हैं ना, अंकल सैम, तो उन्होंने कहा नॉर्थ इंडिया वाले तो यूरोप से आए थे और वेस्ट वाले अरब से आए थे, साउथ वाले जो थे वो अफ्रीका से आए थे और ईस्ट वाले चाइना से आए थे। अब बताइए समस्या क्या हो गई है कि जब से डीएनए आया, आज से 40 साल पहले क्या होता था, कौन किसी का बाप है ये यकीनी मामला था। आपको याद हो उस ज़माने में
तमाम फिल्मों में पूरी फिल्म की स्टोरी इसी पे चलती थी कि विलेन कहता था हीरोइन से कि ये मेरा बेटा बच्चा नहीं है, और वो बेचारी पूरी फिल्म लगा देती, पूरी ज़िंदगी वो बूढ़ी हो जाती थी ये साबित करने में कि उसका बच्चा है। आज पूरी ज़िंदगी लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन का काम है DNA टेस्ट के द्वारा। बेचारे फंस गए यहाँ पे। अब आइए उसके आगे, अब AI आ गया है। तो AI क्या करेगा? आपने देखा होगा कि जब से ये आया है कोविड, तो ये चूंकि म्यूटेशन करता है वायरस, तो म्यूटेशन वो अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग के पैटर्न में चेंज करके करता है, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर बहुत स्टडी हो रही है। अब ह्यूमन जीनोम की पूरी सीक्वेंसिंग अमेरिका में कर ली गई है। AI के द्वारा जो बचा हुआ है, जो हो सकता 50 साल में होना हो, 5G रोल आउट AI और क्वांटम कंप्यूटर के बाद हो सकता वो 5 साल में आ जाए। अब भैया उसके बाद तो साफ समझ में आ जाएगा, ना कोई अरेबिक से आया है, ना कोई वेस्ट से आया है, ना कोई अफ्रीका से आया है, सबका कॉमन जेनेटिक पूल एक है। टेक्नोलॉजी उनको डिस्ट्रॉय करने जा रही है। जिन लोगों को आज भी ये मानना है कि वो मुगलिया ख़ानदान से हैं, तो बाबर की माँ मंगोल और बाप उज्बेक था। मैंने चैलेंज करके कई बार कहा भाई अपना DNA टेस्ट करा लो, उज्बेक और मंगोल DNA से कोई कनेक्शन नहीं निकालने वाला। टेक्नोलॉजी आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार खड़ी है। तो आप ये समझ लीजिए 3 चीज़ें क्या है। अब मतलब लास्ट में आपसे बात कहूँ, चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, अगर आपसे कहा जाए पिछले 100 सालों में जितना साइंटिफिक अचीवमेंट हुआ है, इसको आप 3 वर्ड्स में समराइज कर दीजिए। 3 सेंटेंस नहीं, 3 वर्ड्स, दैट इज एटम, कंप्यूटर एंड जीन्स। सब कुछ लगभग इसमें आ गया। ठीक, अब आइए साहब, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे तो क्वांटम थ्योरी आती है जो कहती है कि हर समय इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। पोजीशन ऑब्जर्वेंस के ऊपर निर्भर करती है। ठीक, कंप्यूटर के द्वारा जो रिवोल्यूशन आई, तो भैया इनके साथ प्रॉब्लम क्या आ गई, पहले तो कंट्रोल कर रखा था मीडिया पे, जो मैं दिखाऊंगा वही पिक्चर दिखेगी, जो मैं चाहूँगा वही छपेगा। मगर अब तो इन्फॉर्मेशन का बूम हो गया, तो भैया जो आप छुपा के रखे थे वो सबके सामने आ गया। मोदी जी का भी राइज क्यों हुआ? 2007-8 तक तो वामपंथियों ने पूरा ब्लैक पेंट कर दिया था। सोशल मीडिया आया, इंफॉर्मेशन बूम आया, खत्म। अब जीन्स मैंने बता ही दिया, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या करने वाली है। तो 3 चीज़ें मारने वाली हैं, एटम, कंप्यूटर एंड जीन्स। ये जब AI और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ मिलेंगी, ये सारी की सारी रंगबाजी जो है लाल रंग वालों की, बाएं हाथ से लिखे जाने वाले इतिहास को सीधा हाथ करने के ऊपर मजबूर कर देंगी, वो चाहें या ना चाहें। और लास्ट में मैं फिर ये बात कहता हूँ, यद्यपि मैं पहले कर चुका हूँ, मगर एक बात समझने के लिए ज़रूरी है। आज सारी टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। डिजिटल प्लेटफॉर्म बाइनरी सेटअप पे चलता है, 1001। अब जो क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है वो डिटर्मिनिस्टिक बाइनरी मॉडल पे नहीं है, वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे है। यानी वो साइमल्टेनियसली बहुत सारी समस्याओं को देखता है। जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कोई चीज़ खाकर कि ये मीठा था, तो डिटर्मिनिस्टिक डिजिटल मॉडल ये कहेगा 1 मीन्स मीठा है, 0 मीन्स मीठा नहीं है। ठीक, मगर जैसे ही मैंने कहा ये मीठा था, तो आप जितने लोग इस कमरे में बैठे, सबके मन में अनेक संभावनाएं क्रिएट हो गई, प्रोबेबिलिटीज। कोई सोचेगा ये आम जैसा मीठा था, कि अमरूद जैसा मीठा था, कि सेब जैसा मीठा था, कि जलेबी जैसा मीठा था, कि आइसक्रीम जैसा मीठा था। n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्रिएट हो गई साइमल्टेनियसली। तो इसी कमरे में अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया जाए तो मिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो गई। अब क्या होगा, ये साइमल्टेनियस कैलकुलेशन है जो क्वांटम कंप्यूटर करता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो गूगल की विलो चिप है, उसने दावा किया है कि वो कैलकुलेशन जिसे नॉर्मल कंप्यूटर को करने में 10⁻⁴ ईयर्स लगेंगे, यानी ब्रह्मांड की आयु से ज्यादा, वो 5 मिनट में हो जाएगा। वो कैसे होगा वही मैंने आपको बताया, साइमल्टेनियस एनालिसिस। अब क्या होगा, जिसको जो मीठा सबसे अच्छा लगा होगा जिंदगी में, वो सोचेगा शायद ये ऐसा है, ये हो गया वेव फंक्शन कोलैप्स। यानी एक साथ मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स आपके सामने आ गए कॉम्बिनेशन में। अब यहां पर जो मैं कहना चाहता हूं, आप कहेंगे इसका वामपंथियों से क्या लेना देना। अब मैं बताता हूं वामपंथी भारत से क्या लेना देना। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बाइनरी सेटअप ये बताता है कि कोई चीज है या नहीं है, मगर क्वांटम मॉडल ये बताता है मीठा तो है, पर मीठा कैसा है ये अनुभूति पे जाता है। यानी यहां से हम कॉन्शियस के इंटरफेस पे आके खड़े हो जाएंगे। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, दुनिया की पहली सिंगल
चिप माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाले इटालियन ओरिजिन के अमेरिकन साइंटिस्ट फेडरिको फैगिन, अभी भी जीवित हैं, 83 वर्ष के हैं। उन्होंने ये थ्योरी दी है कि जो क्वांटम कंप्यूटर है वो किस पे जा रहा है, वो जा रहा है कॉन्शियस के इंटरफेस पे, और जब कॉन्शियस के इंटरफेस पे जाएगा तो राष्ट्र को जीवन चेतना तो हम ही मानते हैं। भारत का समय आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मटेरियल इंजीनियरिंग में उनका वर्चस्व है, कॉन्शियस इंजीनियरिंग में हमारा वर्चस्व है। वो कहते हैं दुनिया में सब कुछ मृत है, हम कहते हैं सब कुछ जीवंत है। वो जीवित व्यक्ति में मृत देखते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल मॉलिक्यूलर रिएक्शन के अलावा कुछ नहीं है। हम पत्थर में भी भगवान देखते हैं। दोनों में फंडामेंटल अंतर है। इसलिए फाइनली मैं कहूंगा जो वेस्ट की थ्योरी है वो क्या है, मार्क्स कहता सब कुछ पैसे में, पैसा मिल जाए जिंदगी खुश। तो फ्रॉइड कहता है नहीं, फिजिकल प्लेजर में, फिजिकल प्लेजर मिल जाए सब कुछ खुश। कोई दूसरा कहता नहीं, नेम एंड फेम मिल जाए तो सब कुछ खुश। मगर जब वो भारत में आते हैं तो कुंभ का मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए। वो नागा साधुओं को देख के चौंक जाते हैं, अरे भाई इनको ना पैसा चाहिए, ना फिजिकल प्लेजर चाहिए, ना नेम एंड फेम चाहिए, नहीं चाहिए क्या। मार्क्स, मैक्स वेबर, फैराडे सब, सॉरी फ्रॉइड सब कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? आपने देखा होगा ना, नागा साधु के पास कभी लोग कुछ कहें, उसका कोई काम हो गया तो आप जाएं धन्यवाद देने, तो डांट के भगा देते हैं, कभी गाली बक के भगा देते हैं। तो लोगों को लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो इनके कृतज्ञता ज्ञापित करने आए। तो वो इसलिए क्योंकि वो प्रसिद्धि में भी नहीं पढ़ना चाहते। अगर वो आपके शुभकामना को स्वीकार कर लेंगे, आप 10 लोगों को जाके बताएंगे तो 10 लोग और आएंगे, तो वो प्रसिद्धि के माया जाल में फंस जाएंगे। तो नाइदर दे आर इंटरेस्टेड इन मनी नॉर इन फिजिकल प्लेजर नॉर इन नेम एंड फेम। वो भस्म लगाकर खुश रहते हैं। तो इसे एक पंक्ति में कहूंगा, ये वेस्ट की थ्योरी वहां पर डिस्ट्रॉय होगी जाकर कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में। वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी। यहां पर पूरा मार्क्सिज्म फेल हो जाता है। इसलिए आप चिंता मत करिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है। हर विचारधारा का अंत भारत में आके हुआ है, इस सनातन की धरती पे। अलेक्जेंडर आके यहीं पे हारा, ग्रीक आके यहीं पे हारे, हूण आकर यहीं पे हारे, मुगलिया सल्तनत की कब्रगाह औरंगजेब के बाद यहीं पे बनी। और अब इसे संयोग मानिए, दैव योग मानिए, इसी महाराष्ट्र की धरती से लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया था। लोगों ने कहा था सिनिकल है, फेनेटिक है, कैसे हो सकता, अंग्रेज के राज में सूरज नहीं डूबता, भगवान भी उनके साथ हैं। 40 साल के अंदर वो ब्रिटिश राज जिसमें सूरज नहीं डूबता था, उसका सूरज डूब गया भारत की स्वतंत्रता के। तो अब आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। ये जितने भी दीमक वाले हैं सबके लिए टर्माइट रेजिस्टेंट पहले अपने को बनाइए, अपने बच्चों को, फिर टर्माइट ट्रीटमेंट की तरफ देखिए। पहले अपने बच्चों को रेजिस्टेंट बनाइए, फिर ट्रीटमेंट की तरफ देखिए, और उसके बाद भारत की क्षमता पर, भारत के ज्ञान पर, भारत के स्वरूप पर पूर्ण विश्वास रखिए। और ये भी एक वामपंथी वो तरीका था, यहाँ शांति शांति, हमें तो तलवार फेंक दो, युद्ध तो करना नहीं, हम तो बड़े अहिंसावादी हैं, एक झापड़ मारा जाए दूसरा गाल आगे कर दो, अब की तो दूसरा गाल पे ऐसा मुक्का मारेगा 32 बाहर आ जाएगी। तो इसलिए अब जिसे आप हिंदू और हिंदुत्व कहते थे, हम उसका भी एक दूसरा स्वरूप, प्रसिद्ध कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनकी जन्म शताब्दी है, आपने प्रसिद्ध कविता सुनी होगी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें क्या दिखा है कि सिंदूर हमारे 2 भगवानों के साथ कनेक्टेड है। एक तो दुर्गा जी के साथ सिंदूर खेला होता है अंतिम दिन, और एक हनुमान जी के साथ जो पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लपेट लेते थे। तो जो हमने करके दिखाया है उसे कहेंगे हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का व क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की भयंकर ध्वनि रचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, जब धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू। और
बांटने वाले, काटने वाले बट के कट के निपट जाएंगे। हमारे उठने का समय आ गया है। भारत माँ अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही। भारत माँ अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही। ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद।